नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल भी होंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि जो क्लास मैंने पिछले क्लास जो लिया था, आप उस सेशन को भली भांति समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उसको अच्छे से देखा होगा। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें, हो सकता है कि साउंड आपको बहुत कम आया होगा। प्रयास आज मैं ये करूँगा कि आपको साउंड अच्छी तरह से सुनाई दे, और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई त्रुटि आपको नज़र आता है तो आप जानते हैं कि कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, उसमें अपना रिक्वायरमेंट लिख दें, ताकि अगले क्लास में और बेहतर मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। निश्चित रूप से कोई भी अगर आपको त्रुटि नज़र आता है कि साउंड की प्रॉब्लम है या छोटी मोटी जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जहां पर लग रही हो, उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा मुख्य जो प्रयास है, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से मैं एनसीईआरटी पे काम कर रहा हूं, और जो एनसीईआरटी क्लास 8 से लेकर 12 क्लास तक का है, जो खास करके बीपीएससी की डिमांड भी रही है। यही बीपीएससी की नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर एग्जाम देते हैं, खास करके आपका प्रतियोगिता परीक्षा का, तो उसमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरह का कंटेंट जो है आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है। तो क्यों न एनसीईआरटी को, जिसको आप एक प्रकार का गीता मान सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के रूप में, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी प्रश्न अगर आपको आने वाला है, जो संभावना होती है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी का ही होता है ना। तो आज का जो टॉपिक है, तो नागरिक शास्त्र में पॉलिटी में जो आपका टॉपिक रहेगा, उसमें मैं आज आपको मूल अधिकार के संदर्भ में पढ़ाने जा रहा हूं। भारतीय संविधान का बहुत ही बेहतर टॉपिक है ये, और ये मान लें आप, हर व्यक्ति चाहे भारतवर्ष के कहीं भी रहा हो या विश्व में किसी भी असल मंडल पे रह रहा हो और अपने राष्ट्र में रह रहा हो, तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी एक अधिकारिता चाहिए, कुछ न कुछ उसको अधिकार चाहिए। शायद यह अधिकार हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन अगर आपको अधिकार दिया जाए तो क्या आप उसका सही मायने में यूज कर पाएंगे? अगर आपको अधिकार दिया जाए तो क्या आप समाज सेवा के लिए उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो डिपेंड करता है कि क्या अधिकारों की जो सीमा है उसके एक बाउंडेशन होना चाहिए, उसकी एक परिधि होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको, मैंने कहा कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को उटपटांग बोल देंगे, आप किसी को अब्यूज कर देंगे, आप किसी को अश्लील बातें बोल देंगे, कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। इस बात को भली भांति जानते हुए भारत का जो संविधान है, जो उनके संविधान निर्माता है, अर्थात मौलिक अधिकारों को एक परिधि के रूप में रखा गया है कि बिल्कुल आपको उचित रूप से दिया जाएगा, अन्यथा जहां तक संभव हो सकेगा आपको छूट दी जाएगी। लेकिन जिस स्थान पर ऐसा महसूस होता है कि आप परिधि रेखा से बाहर जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां आपको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो होता है उसकी गारंटी दी जाती है ना, और गारंटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देती है। तो आज इस बातों को देखेंगे कि हमें इस क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देता है। तो चलिए समय को बर्बाद न कर टॉपिक की बात करते हैं, जाते हैं हम लोग आज का, है ना। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मूल अधिकार जो है, जो भाग भारतीय संविधान की जो भाग 3 में समाहित है, उसके अलावे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। किस अधिकारों की चर्चा की है? मूल अधिकार। अब सवाल ये है, जब हम लोग मूल अधिकार की चर्चा की बात करते हैं तो इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा। एक तो आपके पास 12 से लेकर 35 तक, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आर्टिकल जो आपके पास 12 है, 12 की बात करूं, जैसे कि आपके पास अनुच्छेद है 12 एवं 13, पूरा का पूरा ये बात ध्यान रखिए कि कहां से कहां, भाग 3, भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, राइट। अब ये जो मूल अधिकार है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से समाहित किया, लेकिन हमने अमेरिका का कॉपी पेस्ट नहीं किया, बिल्कुल अमेरिका के तर्ज पर लिया गया। जाहिर सी बात है, अमेरिका में एक विविधता उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती जितनी कि भारत में विविधता। आप देखेंगे, पता चलता हो कि हर एक कोष जैसे ही जाएंगे, आपकी भाषा, बोली, यहाँ तक कि आपका धर्म, आपका जाति, बहुत सारा बदल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में विविधता ज़्यादा है, तो इन विविधताओं को मद्देनजर रखते हुए प्रयास किया गया कि सबको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि मूल अधिकारों की चर्चा जो की गई है भारत के संविधान में, वो भाग 3 में किया गया है, और कहाँ, 12 से 35 तक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते रहता है, और ये मान के आप चलिए
जैसे कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते, तो कुछ सोचे होंगे, समझे होंगे। आत्मा कहने का मतलब साइंस है ये। अगर इसके बगैर पूरा का पूरा संविधान अधूरा है। और एक व्यक्ति के विकास के लिए मूल अधिकार तो समझ सबसे एक अमृत का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार छीन लिए जाए तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। देखना यह है कि कौन कौन से अधिकार हमें, आपको और भारत के उन नागरिकों को जो भारत के क्षेत्र में गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं दिया गया है, कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो विदेशों से आए हैं और भारतवर्ष में बसे, उनको भारत की नागरिकता दी गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी उनको आर्टिकल प्रोवाइड नहीं किया गया, के पीछे कुछ कारण है, लेकिन ये कहेंगे कि भारत का जो मूल अधिकार है वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है। तो पॉइंट बन गया, मूल अधिकार किनको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को या विदेशी नागरिक। उत्तर आपका ए और बी बन जाएगा, है ना, मतलब बहुत दोनों सही है। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, ये जो आपका अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसमें क्या क्या बात कही। निश्चित रूप से अक्सर जो मेन पार्ट है मूल अधिकार का वो आपका 14 से लेकर 32 तक ही होता है, लेकिन संविधान में 12 से 35 तक अगर लिखा हुआ है तो कुछ न कुछ कारण लिखा हुआ होगा, है ना। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। अगर आर्टिकल में 12 की बात करूं, इसमें मेन मुद्दा क्या है और क्या कारण है, तो थोड़ा सा फिर हम लोग स्क्रीन कल मोटे तौर पर हम लोग बात करते हैं। भाग 3 के बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि अनुच्छेद जाता है आपका आर्टिकल 12 से। के अलावे अगर देखा, ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भारत के संविधान देश से लिया, आखिर इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। स्रोत कहने का मतलब है निश्चित रूप से किसी की बहुत अच्छी चीजें अगर लग रही है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, है ना। आप जानते हैं ना, तो अकल होता है वो नकल भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी का अकल नहीं है तो नकल करने में भी असफल हो जाएगा। भारत बहुत मतलब इस संदर्भ में बहुत आगे है। अगर किसी देश में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छे विधि है, तो निश्चित रूप से हमें अनुसरण करना चाहिए। और हर व्यक्ति अनुशासन में रहना पसंद करता है, तो ठीक वैसे ही हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीकों से भारत का जो संविधान है, भारत के जो निर्माता थे, जितने भी लोग बैठे थे, उन्होंने हर देश के संविधान को छाना, जांच किया और जो चीज हमारे देश के लिए फायदेमंद था उसी को तर्ज बनाकर, उसी को आधार बनाकर हमने उस और थोड़ा सा क्या किया, मॉडरेट कर दिया, उस कुछ गुणवत्ता भर दिया। जब आपसे ये पूछा जाए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, तो इसका यूएसए से लिया गया। यहाँ तक चलिए, अब सवाल ये बन जाता है कि आर्टिकल 12 से 35 की अगर हम बात करते हैं तो क्या मूल अधिकारों की, बिल्कुल अगर देखा जाए तो मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे, लेकिन आज वर्तमान समय में कितने हैं, 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी में क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अभी हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं, कम से कम उसका बेसिक जब आपको पता रहेगा तो आगे इसको जटिलताओं को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से कहेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, आर्टिकल 31 में जो समाहित था, और उसे संविधान से बाहर नहीं किया, मूल अधिकार से उसे दूसरे जगह शिफ्टिंग कर दिया गया। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि संपत्ति के अधिकार को लेकर देश में बहुत सारा बवाल ये था, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। अब आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है, जैसे जब शब्द आता है लोकतांत्रिक का शब्द आता है समाजवादी, है ना, अच्छा सा शब्द है, कई बार ये अर्थ ही पूछ दिया जाएगा कि समाजवादी का अर्थ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो जो ये समाजवादी जो वर्ड आता है तो बड़ा समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना में आज भी समाजवादी शब्द क्या है, समाहित है। इसका अर्थ क्या है, तो जो कार्ल मार्क्स है उसके सिद्धांतों पर यह आधारित है। और इसका एक छोटा सा मतलब बेसिक बात यह आता है कि संसाधन जो मौजूद हैं, संसाधन, कैसी बात है, संसाधन उसे कहेंगे जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो भारत की भूमि पर अर्थात भारत में जो भी संसाधन है उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए, न ही उच्च वर्ग, न ही नीच वर्ग, न ही बड़ा, न ही छोटा, न ही अमीर और न ही गरीब, सबके बीच में बंटवारा। लेकिन देश के आज़ादी के पहले आप देखे होंगे जमींदारी प्रथा था,
अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी जैसी व्यवस्था किसानों के कमर तोड़ रखी थी। पता चलता कि जमींदारों के पास 100 बीघा जमीन है और किसानों के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं संसाधन का सही से वितरण नहीं हुआ। इस बात को संज्ञान लेते हुए जब हमारे देश में केशवानाथ भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा किया गया, तो उसी को तर्ज बनाकर आर्टिकल जो 31 है उससे मौलिक अधिकार के हटाकर आर्टिकल कितना 300A, याद रखिएगा, आर्टिकल 300A में इसको जगह दिया गया। इसमें जगह दिया गया, आर्टिकल 300A में इसको स्थान दिया गया। क्यों स्थान ये दिया गया? क्योंकि इसको संवैधानिक बना दिया, इसे विधिक बना दिया गया। विधिक का मतलब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। चलिए, तो समाजवादी का यहाँ पर जो टर्म था वो क्या हुआ? मतलब संसाधन सभी में समान रूप से वितरित होना चाहिए। कल मैंने लोकतांत्रिक का अर्थ बताया था, पिछले क्लास में गणतंत्र का अर्थ बताया था। आज एक शब्द कौन सा आपके पास? समाजवादी। समझ गए होंगे कि भारत सरकार जो है वो अपनी जब व्यवस्था बनाए तो व्यवस्थाओं में इस बात का संज्ञान रखे कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उस पर झुकाव ज्यादा होना चाहिए, नहीं पूंजीवादी अर्थ। भारत में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया तो बड़ा इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए सारे रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया, धीरे धीरे तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर बोले सबको प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगा कि जितने भी वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो वहां गुजर बसर करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भिखारी लोग वहीं पर सोते हैं, बहुत सारे ऑटो चालक रहते हैं, सबको आउट कर दिया जाएगा। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप एंट्री नहीं कर सकते बिना पे किए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि भारत एक विकासशील देश और एक दिन में तो धनी बन नहीं सकता। तो निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों को सरकारी रखा गया है और कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट रखा गया है, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की अधीनता ज्यादा रहेगी की अपेक्षा पूंजीवादी के, लेकिन यूएसए जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो आपको ध्यान, ठीक है। चलिए, अब मुद्दा आ जाता है कि सर आर्टिकल 12 से 35 की जब हम बात करते हैं तो इस तो आर्टिकल कुल मिला के जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार की संख्या आज के है ना। अब ये 6 हैं तो इसको ब्रॉड एरिया से पढ़, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे कि सिगरेट पीना आपका मूल अधिकार है या नहीं। अब आप किताब में आपको परिधि में आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कोई व्यक्ति कमरे में बैठकर वाइन पी रहा है, शराब पी रहा है, दरवाजा खिड़की लगाकर, यदि आप उसे झांक कर देख रहे हैं तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? उस व्यक्ति का उल्लंघन हुआ जो शराब पी रहा है, या जो झांक रहा है उसका उल्लंघन हुआ? तो ऐसे प्रश्न जब डाल दिए जाते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली काम करना ही बंद करता है ना। तो इसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। प्राइवेसी समझते हो? अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को रक्षा करने के लिए, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम थोड़ा एकांत चाहते हैं। एकांत का मतलब कई बार हम किसी से मिलना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कि यदि जैसे अभी देखिए भारत स्वच्छ मिशन, आपको भारतवर्ष में देखने को मिलता होगा कि यदि किसी व्यक्ति को टॉयलेट वगैरह करना हो तो निश्चित रूप से 4 दीवारों के बीच जाते हैं। लगता है कि नहीं खुले में शौच नहीं कर। अगर आप 4 दीवारों के अंदर जाकर 5 रुपया देकर पे करके टॉयलेट या वॉशरूम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पे दिया जाए, इसका मतलब गरिमा को वहां बनाया गया। नहीं तो पता चलता कि सारे जगह पे पूरी तरह से अगर खुला कर दे तो एक दूसरे का स्वाभिमान जो है वो गरिमा से जीवन व्यतीत नहीं होगा। तो निश्चित से निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था 2016 में जस्टिस दीपक मिश्रा के अनुसार किया थे, उन्होंने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में क्या किया? समाहित कर। तो देखते हैं 6 जो है वो क्या है। इस 6 का नाम कम से कम आपको पता तो कम से कम हो, है ना। देखिए, एक आपके पास आ जाता समता का अधिकार। अब यहां भी एक समझने वाला पॉइंट, कुछ लोग बोलेंगे सर जी समानता का अधिकार है। नहीं, संविधान के पुस्तक में जो मूल वर्ड है वो कौन सा है? समता का अधिकार। अगर हम कहोगे सर यहाँ समानता लिख दीजिए तो बिल्कुल संविधान में उस शब्द का उल्लेख नहीं है, समता का अधिकार का। ठीक है, तो समता का अधिकार जो आर्टिकल समाहित है ये आपका रहेगा 14 से लेकर, है ना। और ये बहुत ही आसान सा किताबों में आप देखते हैं। लेकिन यहाँ शब्द देखिए क्या अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कि विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा।
लागू करने का प्रयास किया जाएगा और उस कानून को संरक्षित किया जाएगा, किसी भी हाल में लागू किया जाएगा, इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। कहां से कहां तक ये रहेगा? 14 से लेकर, जैसे ही समता के अधिकार को, ये जरूरी था। अगर आप ये बताइए कानून एक के लिए अलग कर दे, दूसरे के लिए अलग कर दे, तो भेदभाव नजर आता था, जो पहले से ही होता आ रहा था। तो भारत के जो संविधान निर्माता, उनको लगता है कि नहीं, कानून ऐसा बनाए, चाहे राजा का बेटा मर्डर किया हो, चाहे गरीब का बेटा मर्डर किया हो, सजा तो दोनों को। लेकिन एक परिस्थिति जरूर है, यहाँ शब्द लिखा हुआ समता का अधिकार, और ये भी कहा गया है कि विधि को बराबर रूप से सबके ऊपर समान रूप से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात प्रयास शब्द का उल्लेख किया गया है, का अर्थ ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होगा। क्या क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं पैसे देकर, और उसी बस में पूरी बस भरा हुआ है और एक हैंडीकेप्ड पर्सन वहां पर आते हैं, दिव्यांग आते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? दिव्यांग शब्द का यूज किया है। चाहते तो हम यहाँ पर लंगड़ा लूल्हा शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, आज के समय में क्या है, बैंड है, प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। इसलिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? दिव्यांग शब्द। तो अगर कोई दिव्यांग आते हैं तो उनको पहले आरक्षित किया जाएगा, उनको पहले बैठाया जाएगा। क्या मतलब क्या हुआ कि परिस्थितियों के अनुसार उसको दर्जा दिया जाएगा, अर्थात सभी के ऊपर कानून बराबर रूप से लागू नहीं किया जा सकता, प्रयास जरूर कर। तो दूसरा जो आपके पास मौलिक अधिकार है वो आपका क्या आ जाता है? स्वतंत्रता का क्या, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको राइट टू लिबर्टी भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इतना ध्यान रखिएगा इस थर्ड पॉइंट में स्वतंत्रता की आर्टिकल्स यहाँ मेंशन कर, आर्टिकल 19 तक 22 तक। नेक्स्ट है आपके पास शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आपके पास कहां से रहेगा? 23 से लेकर कहां तक? 24 तक। आशा करते हैं ये 3 पॉइंट आपको पता चल गया होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि और क्या आपके पास इसमें। तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शोषण के अलावे, ठीक है, थोड़ा सा आप संयम रखें ताकि मैं पूरी तरह से, देखिए इसमें आपको टाइम पास नहीं कराऊंगा, मैं पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीटली इस यूट्यूब के माध्यम से सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके वजह से साउंड वगैरह नहीं आ रहा था। आज एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि किस हद तक काम हुआ है, अन्यथा फिर कोशिश रहेगा कि अगले बार इससे और बेहतर हो सके। हाँ, तो चौथे नंबर की जब हम बात करते हैं कि और कौन सा अधिकार दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, है ना। और ये जो आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जब हम बात करेंगे, तो ये है आपके पास आर्टिकल 25 तक 28 तक। इसके अलावा 5वें की जब हम बात करते हैं धार्मिक के अलावा, तो शिक्षा एवं संस्कृति का, है ना, शिक्षा एवं क्या? संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन और कल्चर राइट से आपका संस्कृति का अधिकार। और ये जो आपके पास है, जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत मायने रखता है। अब चूंकि हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, कि जान जाइए किसी की भाषा अलग है, किसी की संस्कृति अलग है। कोई कहता है भैया हम संस्कृत में ही पढ़ना चाहते हैं, कोई बोल रहा है उर्दू में ही पढ़ना चाहते हैं, कोई बोल रहा है हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो भाषा समझ में आता है उसी भाषा में आदान प्रदान करें, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। अन्यथा जब भाषा पे आपकी पकड़ नहीं होगी, आप भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और विवाद हो जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ है। इसलिए मौलिक अधिकारों में ये कहा गया है कि अभी आपको अधिकार देंगे, और ये जो आपके पास आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 30 तक, ठीक है, 30 से कहां तक? 30 तक। क्योंकि 31 जो है वो हटा दिया गया है, तो उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। अब नंबर आता है छठे का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास संवैधानिक चारों का अधिकार, चारों का अधिकार, ठीक है। और जब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें, तो ये जो आपके पास है, खास करके ये जो आपके पास रहेगा, ये है आर्टिकल 32 से लेकर कहां तक? 35 तक।
और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों माना गया है, किस वजह से कहेंगे, तो हमें समझने की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद हम उस पर आते हैं। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मूल अधिकारों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, 6 है। पिछली बार बीपीएससी में बड़ा ही अच्छा रोचक क्वेश्चन दिया गया कि रीट कौन जारी करता है, एक तो ये क्वेश्चन रहा, और दूसरा क्वेश्चन था कि अध्यादेश कौन जारी करता है, जो आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है। छोटे छोटे बारीकियों पे ध्यान दीजिए। मैं हटा देता हूं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, अगर मैं आपकी बात कहूं, यहां तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास दिया गया है उस पॉइंट की हम बात करते हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपको ये कह रहा था कि कुल मिला के मूल अधिकार जो है वो क्या है और किस भाग में है। ये मैंने आपको ये बताया कि मूल अधिकार टोटल कितने होते हैं। अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग कभी सुने, खास करके आर्टिकल 12 से, मैंने आर्टिकल 12 से, और अभी हमें समझ गया आर्टिकल, और आर्टिकल 12 में बहुत ही रोचक शब्द है। इसमें लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। सवाल ये कि सर राज्य किसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि राज्य किसको कहते हैं, कि 4 घटक होते हैं। पहला भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। उस राज्य से ये अलग है। आप यहाँ पर यूपी, बिहार, दिल्ली या आपका हरियाणा या आंध्र प्रदेश को राज्य समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर आर्टिकल 12 में जिसको राज्य कहा गया है वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। पेपर में आपको क्या होगा ना, पकड़ने के लिए आएगा कि आर्टिकल 12 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य कौन है। तो इस राज्य की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बदलती रहती है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वह समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है। कुछ न कुछ कारण होता है कि भाई किसको राज्य कहा जाए। तो परिभाषा क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इस परिभाषा को एक बार ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है समझिएगा, है ना। लिखा है इस भाग में। इस भाग का मतलब हो गया आर्टिकल 12, और भाग कौन सा, 3। इस भाग जब तक कि संदर्भ में, संदर्भ का मतलब उसके रिगार्डिंग, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। अपेक्षित कहने का मतलब जिससे आपको मतलब उनसे कोई किसी भी प्रकार का जिज्ञासा न हो, अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत। अब इस लाइन को तो आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो देखिए भारत सरकार, पहला कौन आ जाएगा, भारत सरकार। और भारत सरकार का मतलब है कि भारत सरकार जो काम करती है वो कहां से करती है, संसद से करती है। मतलब जो संसद शब्द है अपने आप में राज्य है। क्या है, राज्य। किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 12 के। तो यहां पर भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, उसके अलावा विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अब इसमें कीवर्ड बहुत बारीक बारीक आपको आ रहा है। एक तो आ रहा है आपके पास कौन सा भाई, भारत सरकार शब्द। दूसरा आ रहा है संसद। तीसरा आ रहा है राज्यों में से कौन सी, राज्य सरकार। फिर विधानमंडल। फिर आपके पास भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अब इस बात को आपको समझना, परिभाषा थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको इसको निकाल देता हूं कि आखिर आर्टिकल 12 में राज्य किसको कहा जाएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, आते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये याद रखिए, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको कुछ ही दिनों में लाइव आकर मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूं। और लाइव ना आने का कारण आपको पता होगा, क्योंकि जो YouTube की शर्तें हैं उस शर्तों पे अभी पूरा ही नहीं हो पा रहा। अब चूंकि मैं 1-2 दिन से आ रहा हूं तो चाहे मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा बीपीएससी का पूरा मॉडल जितने भी हैं, चाहे यूट्यूब पे मुझे 4 घंटा 8 घंटा आना पड़े, लगभग सारे सिलेबस जीएस सेगमेंट का आपको बिल्कुल निःशुल्क करा दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का, देखिए होता क्या है कि किताबों को पढ़ने में आपको टाइम लग जाता है, तो ये काम जो है
उन मार्गदर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहूँगा कि कोशिश करके इस सब्सक्राइब को थोड़ा बढ़ाएं, इसको लाइक कर लीजिए, ताकि आपको समय पर, क्योंकि मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर मौजूद रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर। मैंने आपको क्या बोला, अनुच्छेद 12, ध्यान रखिएगा, मैं आपको आर्टिकल 12 पढ़ा रहा हूं। क्या बोलता है भैया, अनुच्छेद 12 जो है वह है राज्यों की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? राज्यों की परिभाषा। एक्चुअली ये भी आपका मूल अधिकार का पाठ ही आता है, लेकिन आर्टिकल 12 को सब छोड़ देते हैं, है ना। राज्यों की क्या दी है? परिभाषा दी। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि राज्यों की परिभाषा कैसा? राज्यों की, आपको मैं एक लाइन बताता हूं, ध्यान से सुनिए। भारत सरकार के वो सभी संस्थाएं, फिर से सुनिए, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले वो सभी संस्थाएं जो विधिक रूप में बना हो, या हो सकता है कि भारत के संविधान में उस संस्था का जिक्र किया गया हो, ठीक है, वो सभी संस्थाएं जो नियम बनाता हो, क्या बनाता हो? नियम बनाता हो और अपने क्षेत्र में लागू करता हो। किसके क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में लागू करता, वह अपने आप में राज्य है। वो अपने आप में क्या है? राज्य है। फिर से बताते हैं, ऐसी कोई भी संस्था जो कानून बनाए और अपने क्षेत्र में क्या कर दे? लागू कर दे, वह अपने आप में क्या होगा? राज्य होगा। बोले सर इस परिभाषा के एग्जाम्पल दीजिए। बड़े अच्छा सा है, आप देखे होंगे कि अगर आपको पटना रेलवे स्टेशन पे घूमना, मान लीजिए, या वाराणसी रेलवे स्टेशन पे घूमना है, या आपका प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे घूमना है, तो आप विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट नहीं घूम सकते। जैसे सुबह में उठें और कहे चलो भाई जॉगिंग करने जाना, स्टेशन बड़ा साफ सुथरा, तो वहाँ जॉगिंग करेंगे, तो आपको तुरंत टीटी वहाँ पकड़ लेगा, है ना। और क्योंकि वहाँ टीसी रहते हैं, टिकट कलेक्टर रहेंगे, तो आपको पकड़ लेंगे, भैया अपना टिकट दिखाइए। तो आप कहेंगे सर जॉगिंग करने आए हैं, घूमने फिरने की हमें आज़ादी है, भ्रमण करने की आज़ादी है। तो निश्चित रूप से आप मौलिक अधिकारों की हवाला दे रहे हैं, और आपके इस मौलिक अधिकार से वहाँ काम करने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में राज्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा गया है कि वह अपना नियम बनाए और उस क्षेत्र को सुरक्षित रहने के लिए प्रोटोकॉल बना दे, ताकि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल ना हो जाए जिससे कि वहां काम करने में क्या हो? असुविधा हो, और आप मौलिक अधिकार का हवाला ना दे। तो रेलवे अपने आप में क्या हो गया? राज्य हो गया। क्लियर यहां तक? फिर ठीक इसी तरह से आप बैंक के पास जाइए। जब बैंक में आप खाता खोलने के लिए जाते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड हो, या वोटर आईडी हो, या आपका राशन कार्ड हो, इस तरह का आपके पास कुछ ना कुछ आईडी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि भैया आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब ये नियम किसने बनाया? यह नियम बैंकों ने बनाया और अपने क्षेत्र में क्या किया? लागू किया। हमारे देश का जो राजदूत वगैरह है, जो हमारे एम्बेसी जो बने हुए हैं, हमारे देश का जो संसद भवन है, हमारे देश की जो विधानसभा है, वहां पर विदाउट परमिशन आप घूम फिर नहीं सकते हैं। वह अपने आप में क्या है? राज्य है। विश्वविद्यालय हो गया, ये अपने आप में क्या है? राज्य हो गया। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया अपने आप में क्या हो गया? राज्य हो गया। अर्थात आप समझ गए होंगे कि वह क्षेत्र जो कानून बनाए और अपने क्षेत्र में क्या कर दे? लागू करते, अपने आप में राज्य है। अब आप बताइए, यूपी जो है अपने आप में राज्य है, वो अलग चीज है। आर्टिकल 12 में नहीं किया गया। आर्टिकल 12 में जिक्र किया गया है किसका? इसका एक किसका जी? भारत सरकार अपने आप में क्या है? राज्य है। उसकी क्या जी? संसद, पार्लियामेंट, समझ रहे होंगे। संसद अपने आप में क्या है? राज्य है। अब प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से आर्टिकल 12 में किसे राज्य कहा गया है? सर याद रखिए, संसद को राज्य कहा गया। फिर सवाल है, राज्य की सरकारें, तो राज्य विधान, आपके राज्य में, हमारे राज्य में विधानसभा है, वह अपने आप में क्या है? राज्य है। स्थानीय प्राधिकार, ये वर्ड क्या है? लोकल जो अथॉरिटी है, जैसे पंचायत, क्या आ जाएगा आपके पास? पंचायत। जैसे आ जाएगा क्या आपके पास? नगर पालिका, नगर पालिका, है ना। जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, ये सब अपने आप में क्या है? ये सब अपने आप की अगर बात करें तो सब अपने आप में क्या है? राज्य है। क्या आर्टिकल 12 जो बड़ा विस्तारित है, इसे लोग ना मतलब छोड़ देते हैं, और एग्जाम में अगर ये आ जाए तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब समझ गए होंगे। गांव की देखरेख करने के लिए पंचायत होती है, तो पंचायत अपने आप में क्या है? राज्य है। वो अपना छोटा मोटा नियम कानून बना सकता है, तो उसको मानना आपको पड़े, ठीक है। और अगर बात किया जाए, ये देखिए मैंने ग्राम पंचायत मेंशन, तो समझने वाला पॉइंट है वो है आपके पास अन्य प्राधिकार।
क्या है, अन्य प्राधिकारी। अब आपके दिमाग में होगा कि अन्य प्राधिकारी क्या आता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा माइंड होकर अच्छे से समझ लीजिए राज्य किसको कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है। आर्टिकल 12 आपको राज्य की परिभाषा प्रोवाइड करता है। राज्य किसको कहा गया, तो ये जो नियम बनाए और अपने क्षेत्र पे लागू कर दे वो अपने आप में क्या होगा, राज्य होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस मुद्दे पे। सर अन्य प्राधिकारी का अर्थ क्या है, थोड़ा समझते हैं बात को। अन्य प्राधिकारी का क्या आशय है और क्यों जरूरी है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, संसद अपने आप में राज्य है ना। उसके अलावा विधानसभा अपने आप में राज्य है। आशा करते हैं मेरी बात ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ मौजूद रहेगा। मैं टेलीग्राम पे आपका मैसेज और जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए। अन्य प्राधिकारी से आशय, ठीक है, अन्य प्राधिकारी से क्या, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस शब्दावली का विस्तार। क्या मतलब ये हुआ कि अन्य प्राधिकारी जो अभी है जरूरी नहीं है कि आगे भी रहेगा, और जो अभी नहीं है जरूरी नहीं कि आगे वो ना बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समय समय पर जो ये पद है इनमें बदलाव जो है सुप्रीम कोर्ट करते रहती है, और ये स्वाभाविक है। किस क्षेत्र को राज्य घोषित करना है ये बहुत मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ही संवेदनशील जगह हो जाता है जिसको राज्य घोषित करना पड़ता है। अब आप देखिए विश्वविद्यालय को राज्य घोषित किया गया है। अगर वहां पर आप प्रोटोकॉल नियम नहीं रहेंगे तो कोई भी आएगा जाएगा घूम फिर कर चला जाएगा, कोई प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं होगा। इसलिए विश्वविद्यालय को किसमें रखा गया, आपको खास करके राज्य के अंतर्गत रखा। आप समझ रहे हैं, यहाँ राज्य अलग किसको कहा जा रहा है, जो कानून बनाए और अपने क्या कर दे, लागू कर दे। ठीक है, अब किसको कहेंगे, इसके लिए क्या कसौटियां होना चाहिए। कसौटियों का मतलब इसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, फिर से समझिए। अगर किसी अन्य प्राधिकारी को हम मुख्य रूप से राज्य घोषित करेंगे तो उसके लिए शर्त क्या है, शर्त क्या आप समझ रहे हो ना, क्या उसके लिए योग्यताएं चाहिए, तो उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कसौटियां। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये है क्या, किसी सरकारी आदेश या संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा स्थापित निकाय। मतलब आप कभी सुने होंगे कि हमारे देश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 हुआ, और राष्ट्रीयकरण करने के लिए जरूरी है कि संसद में पहले लोकसभा में विधेयक आएगा, फिर राज्यसभा में विधेयक आएगा, फिर ये विधेयकों पर हस्ताक्षर होगा किसका, राष्ट्रपति का। अगर इस प्रक्रिया से कोई भी संस्था को दर्जा दिया गया, अर्थात कोई विधिक संस्था हो, कानूनी संस्था हो, संसद के आदेश पर बनाया गया हो, तो वो अपने आप में क्या होगा, राज्य होगा। निश्चित रूप से आरबीआई अपने आप में क्या है, राज्य। इस तरह से आप सीबीआई को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, सीबीआई को ले लीजिए। इसी तरह से सीबीआई को ले लीजिए, सुने होंगे आप लोग। इसी तरह से आईबी को ले लीजिए, इसी तरह से आप रॉ को ले लीजिए। सब अपने आप में क्या है, अपने आप में राज्य है। इनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, सीबीसी जो है आपके पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको कहा जाता है, आईबी और रो को आप जानते हो। अब आप बताइए, पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से राज्य किसे कहेंगे, तो आप यूपी बिहार को लगा के आ जाएंगे। तो याद रखिए आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य अलग है जो कानून बनाए और अपने क्षेत्र में क्या करे, लागू करे। आशा करते ये बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की जो बात है, ऐसे निकाय जो सरकार के प्रभावी वित्तीय नियंत्रण अर्थात फाइनेंशियल उसका सपोर्ट करता हो, कौन, केंद्र सरकार, और इतना नहीं वित्तीय सहायता पर क्या हो, निर्भर हो, इसे मुख्य रूप से तो आप क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। मतलब कसौटी क्या है, उसके लिए शर्तें क्या है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ जो शब्द है आपके पास अन्य प्राधिकार, तो यहाँ पर थोड़ा सा अन्य प्राधिकारी को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए पड़ा, सर जी प्राधिकारी में कौन कौन आएगा, क्या आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, क्या वो राज्य है, तो क्या सरकार उस संस्था को चला रही थी, बोलेंगे नहीं सर सरकार तो नहीं चला रही थी, कोई एक आम आदमी चला रहा था, मतलब एज ए डायरेक्टर चला रहा था, तो ऐसे में उसको राज्य नहीं कहा जाएगा। यहाँ क्या लिखा गया, सरकारी या संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा स्थापित निकाय के द्वारा उस संस्था को यदि बनाया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे, मुख्य रूप से राज्य कहेंगे। आशा करते कि ये बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, किसी सरकारी आदेश किसी निकाय जो सरकार के प्रभाव वित्तीय नियंत्रण, ये भी आपको मैंने समझा दिया। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ,
सार्वजनिक महत्व के लिए कार्य करने वाले निकाय। आप लोग बीएसएनएल का नाम सुने, कौन सा? बीएसएनएल, है ना। बीएसएनएल सरकारी संस्था जो संचार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, आज भी बड़ा ठप चल रहा है, क्योंकि सरकारी चीजें तो आप जाहिर सी बात है बड़ा ही स्लो मोशन में चलता है। अब भारत की जो संसद है उसमें एक समिति होती है, लोक उपक्रम समिति। मेरे ख्याल से वो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही कि सरकारी संस्था को ऊपर उठाया जाए। ज्यादातर प्राइवेट संस्था को उठाया जा रहा है, पूंजीवादी को ज्यादा बढ़ावा और समाजवादी को कम। तो ये जो आपके पास है सार्वजनिक महत्व के लिए जो कार्य करने, ये बताइए आपका हाई स्कूल जो आपका बोर्ड है, जैसे आप उत्तर प्रदेश जो बोर्ड हो गया शिक्षा बोर्ड, या बिहार शिक्षा समिति हो गया, ये अपने आप में क्या है? राज्य है, अपने आप में क्या है? स्टेट है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है वैसे निकाय जिन्हें राज्य का काम स्थानांतरित किया गया हो और निकाय राज्य की एजेंसी हो। मतलब कई बार कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं जो राज्य का काम सौंप दिया जाता है। अब हमारे देश में कुछ योजना आया, जैसे कि अगर देखा जाए जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। अब ये सब योजनाएं जो हैं भाई सरकार कहाँ कहाँ पॉलिसी में, तो एलआईसी को ये दे दिया गया, तो दे दिया गया एलआईसी को। अब आप समझिए बात को, वैसे निकाय जिन्हें राज्य का काम स्थानांतरित किया गया हो, अर्थात कोई बॉडी है, कोई संस्था है और उसको राज्य सरकार ने काम दिया है करने के लिए, किसके लिए? राज्य के लिए। तो वह संस्था अपने आप में राज्य कहलाने की योग्यता रखता है, जैसे कि एलआईसी। जैसे कौन? एलआईसी, एआईसी, ये सब नाम आप सुने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा एकाधिकार प्राप्त या संरक्षित निकाय। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार होती है वो कुछ संस्थाओं को दर्जा देती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय। कौन से विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय, सीबीएसई। तो ये सब क्या है आपके पास? एकाधिकार प्राप्त है, कब अपना एग्जाम लेगी, कब अपना काम करवाएगी, किस तरह से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेगी। तो ये अपने आप में क्या है? आपका राज्य कहलाता है। अब आप बताइए, सीबीएसई अपने आप में राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ शिक्षा बोर्ड, हाँ एनसीईआरटी को अभी तक शामिल नहीं किया गया, यह ध्यान रखिएगा। आरबीआई, जितने भी बैंक है वो सब अपने आप में क्या है? राज्य हैं। आशा करते हैं कि आर्टिकल 12 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग मेन दूसरे मुद्दे पे कि सर दूसरा मुद्दा हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, उस पर हम लोग बात करने के लिए थोड़ा सा आप आना पड़ेगा और इसको थोड़ा समझ। आर्टिकल 12 उम्मीद करते हैं आप समझ। तो आर्टिकल 12 में आपने क्या सीखा? आर्टिकल 12 में सीखा कि राज्य की परिभाषा क्या है। क्लियर यहां तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आर्टिकल 13 क्या था, है ना। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 13 क्या है। और आर्टिकल 13 को ज्यादा न समझ, तो इतना बात याद रखिए कि आर्टिकल 13 क्या है। तो आप तो सबसे पहले तो बोलेंगे ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, क्या कवच है। कई बार ना ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, खास करके ये इस तरह से क्वेश्चन मतलब पूछ दिया जाता है कि भाई किस आर्टिकल्स को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो किसको कहा जाएगा? आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? आशा करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या है। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, अब उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत, बार बार 2-3 बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, फिर किताब उताब थोड़ा पढ़िए हो जाएगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो आपका आर्टिकल 13 है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। जैसे धूप से बचने के लिए छाता लगा लेते हैं, वर्षा से बचने के लिए छाता लगाते तो आपका सुरक्षा कवच हो गया। ठीक वैसे ही गोली वगैरह चलती है तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं? एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, तो निश्चित तो सुरक्षा कवच हो गया। वैसे ही मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच क्या आर्टिकल 13 को कहा गया। सवाल ये है कि सर सुरक्षा कवच क्यों कह रहे हैं? क्या इसमें कुछ बात है? क्या इस तरह का इसमें मायने रखे? बिल्कुल, थोड़ा सा देखें सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं, थोड़ा इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ज्यादा उचित रहेगा। चलिए, जब हम सुरक्षा कवच की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें सुरक्षा कवच क्यों कहा गया है। ठीक है, क्या मैंने कहा? आर्टिकल 13 का 13(1) और एक है आपके पास आर्टिकल 13 का 2, प्रभावी भूत लक्षित।
मतलब पहले वाला चीज अभी इसमें लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के। क्या पहले वाला नियम लागू नहीं होगा वो मैं अभी बताता हूं आपको। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है? क्या अर्थ यह है कि न्यायपालिका की वो शक्ति जिसमें वो असंवैधानिक विधियों को समीक्षा करती है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास एक पावर है समीक्षा का अधिकार। समीक्षा मतलब रिव्यू करना। मान लीजिए कि किसी देश में एक कानून बनाया गया, तो ऐसे समझ लेते हैं कि मैं आपको मेन मुद्दा पे लेकर आता हूं, ज्यादा उचित रहेगा। हमारे देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। समझिएगा बात को। कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। ध्यान रखिएगा, संसद कानून का क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। क्लियर है यहां तक? हम लोग किस बात को समझना चाहते हैं? हम लोग समझना चाहते हैं कि आर्टिकल 13 है क्या, है ना? तो कानून का निर्माण करती है कौन? संसद करती है। क्लियर यहां तक? लेकिन सवाल यह है कि संसद में ना पता कौन से नेता, कितने सारे लोग अपना राजनीतिक हथकंडा अपनाने के लिए कई बार कुछ ऐसे कानून भी पास हो जाते हैं जिसके कारण मूल अधिकारों पे बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, मूल अधिकार का हनन होने लगता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर कोई मतलब अब इसको ज्यादा लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लाइन को सुन लीजिए, समझ जाइएगा। यदि कोई कानून बना संसद में, जी संसद में या विधानसभा में, कहां पर बना? विधानसभा। क्लियर यहां तक? संसद में बना हो या विधानसभा में बना हो, और वह कानून जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है। यहां लिख देते हैं विधि, विधि जब मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, अतिक्रमण करता हो। क्या? अब मेरे ख्याल से ये लाइन आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि भारतवर्ष में केंद्र स्तर पर जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, और राज्यों में जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? विधानसभा बनाती है। तो क्या पता कई बार गलत कानून भी बन सकता है, और ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारा आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, अतिक्रमण हो रहा हो, हनन हो रहा हो। तो इस परिस्थिति में उस कानून की जांच करने का काम, उसको चेक करने का काम किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। और वो पावर दिया किसमें? आर्टिकल 13 में, मूल अधिकार के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, समीक्षा रिव्यू पटिशन अलग होता है, वो ध्यान रखिएगा। तो रिव्यू करने की पावर अलग है। मैं बोल रहा कि मूल अधिकारों के संदर्भ आर्टिकल 13 के माध्यम से उस कानून की जांच की जाएगी, उस विधि की जांच की जाएगी। और अगर यह विधि मूल अधिकारों को हनन करता है तो आर्टिकल 13 के माध्यम से उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। शून्य करने, समाप्त करने का मतलब है कि मूल अधिकारों को बचाया, और जब मूल अधिकारों को बचाया तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आर्टिकल 13 को आप सुरक्षा कवच, आर्टिकल 13 को सुरक्षा कवच कहना उचित नहीं है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 13 जो है वो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच होता है। क्या काम करता है? यदि कोई कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के माध्यम से उस विधि को शून्य कर देगी, समाप्त कर देगी। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आर्टिकल 13 आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 12 समझ गए होंगे। अगले क्लास में आपको पूरी का पूरी मूल अधिकार जो चैप्टर है वो मैं कोशिश करूंगा समाप्त करने का, ताकि आपका 1 नंबर जो है वो पक्के हो जाए। क्योंकि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो मूल अधिकार से पसंद रहना ही है। आप कोशिश करके इसको बारंबार पढ़ें, सीखें। चलिए अगले क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।